नमस्कार दोस्तों, आप सभी के स्टडी फॉर यूपीएससी से में स्वागत है। आज का ये स्पेशल वीडियो होगा जो एईडीओ का एग्जामिनेशन है नेक्स्ट मंथ, या कोई भी एग्ज़ाम होगा अगर आपका, तो उसमें दिसंबर के जो करंट अफेयर के एमसीक्यू पूछे जाएंगे, तो वो आपके 1 से 13 दिसंबर के बीच के करंट अफेयर एमसीक्यू का यह पहला वीडियो होगा। दिसंबर महीने का 2 वीडियो आएगा, एक 1 से 13 तक का मैंने करवा दिया है और आज ये कंप्लीट हो जाएगा। और दूसरा हिस्सा जो होगा वो 15 से लेकर के जो लास्ट दिसंबर होगा तब तक का करके जाना चाहिए। अगर आपका एग्जामिनेशन एईडीओ का 10 से शुरू हो जाता है तो आज से आपके पास में अप्रॉक्स 30 दिन बचे हुए हैं या उससे कम ही दिन हैं, या अगर 15, 16, 17 में होता है तो उसके बाद भी आपके पास में लगभग में 1 महीना बचा हुआ है। 25 दिन और 1 महीना के करीब में बचा हुआ है। लास्ट के 1 मंथ में 2 चीज़ें ज़रूर कीजिएगा। एक तो है जो मैथमेटिक्स और जो रीजनिंग का आपने प्रैक्टिस किया है उसकी प्रैक्टिस अब टाइम के हिसाब से करना होता है, कितने कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर पाते हैं। और दूसरा है कि जीएस, इंग्लिश और लैंग्वेज का जो पेपर है आपका, उसको उस ढंग से थोड़ा सा रिवाइज कर लें ताकि कहीं पर भी निगेटिव का कोई भी आपका ना लगे और मार्क्स आपके सही आए, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा होगा। 9,80,000 बच्चों ने फॉर्म भरा है, तो आप सोच ही सकते हैं कितना ज़्यादा कंपटीशन होगा। शुरू करते हैं वीडियो को। 1 से लेकर के 100 तक के सवालों को हल करने का प्रयास करेंगे। जहां तक जाएगा वहां तक जरूर ही जाएंगे। पहला सवाल देखिए क्या है, और सभी सवालों का आंसर भी निकालना है क्योंकि वीडियो बाइलिंगुअल है और क्वेश्चन और आंसर अलग अलग स्लाइड में दिए गए हैं। हाल ही में किस देश ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला कानून पारित किया है? सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला कानून पारित किया गया है किस देश के द्वारा? यूके के द्वारा, ऑस्ट्रेलिया के द्वारा, न्यूजीलैंड और फ्रांस के द्वारा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया के द्वारा इसको पारित किया गया है, जिसमें 16 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनको फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर यानी कि एक्स, रेडिट, इस तरह के स्नैपचैट, इस तरह के जितने भी सोशल मीडिया हैं इन सभी पर उनको रोका गया है। अब वो उपयोग नहीं कर पाएंगे। उम्र सत्यापन के बाद ही कोई भी व्यक्ति इसका उपयोग कर पाएंगे। 16 वर्ष से कोई भी व्यक्ति हो ऑस्ट्रेलिया के, वो इसका उपयोग नहीं कर सकते हैं। ऑनलाइन सेफ्टी अमेंडमेंट सोशल मीडिया मिनिमम एज एक्ट, इस एक्ट का फुल फॉर्म भी याद रखिएगा क्योंकि ये भी पूछा जा सकता है। यह कानून 16 साल से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया जैसे टिकटॉक, इंस्टाग्राम इत्यादि रोकने पर रोक लगाता है। सोशल मीडिया यानी कि कोई भी सोशल प्लेटफॉर्म होगा, चाहे वो वीडियो डांस वाला हो, चाहे वो पोस्ट वाला हो, जैसे कि एक्स वगैरह है, सभी पर रोक लगाया गया। ओके, नेक्स्ट सवाल है कि ऑस्ट्रेलिया के सोशल मीडिया प्रतिबंध कानून के तहत जुर्माना किस पर लगाया जाएगा अगर उल्लंघन किया जाता है? इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? तो माता पिता पर जुर्माना लगाया जाएगा, बच्चों को दंडित किया जाएगा क्या, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर जुर्माना लगाया जाएगा, या जो उनके स्कूल हैं उनके ऊपर में जुर्माना लगाया जाएगा? बहुत ही छोटा सवाल है, सामान्य सा, लेकिन पूछा जा सकता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? रिस्पॉन्सिबल कौन होंगी? तो सोशल मीडिया की कंपनियां रिस्पॉन्सिबल होंगी, उन पर भारी भरकम जुर्माना लगाया जा सकता है। यानी कि सारी जिम्मेदारी, दायित्व किसके ऊपर में डाला गया है? तो सोशल मीडिया की जो कंपनी है, जैसे मेटा जो है फेसबुक, पहले इसका नाम फेसबुक था, इसके तहत 3 प्लेटफॉर्म है, एक फेसबुक है, एक इंस्टाग्राम है और एक व्हाट्सएप आप जो यूज करते हैं, वो तीनों इसी का है। इसी प्रकार से जो एक्स है वो एलन मस्क है, इसी प्रकार से रेडिट है, फिर स्नैपचैट है, ये सब अलग अलग कंपनियां हैं। इनके ऊपर में दायित्व डाला गया है कि अगर आप यहाँ से खूब सारा पैसा कमा रहे हैं तो आपको ये दायित्व भी लेना पड़ेगा कि जो 16 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उनकी आप तक पहुँच न हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि यूनेस्को की 20 अंतर सरकारी यानी कि इंटर गवर्नमेंटल कमेटी ऑफ यूनेस्को की बैठक कहाँ पर आयोजित किया गया है, यह पूछा गया है। और यहीं पर भारत के एक बहुत ही सुंदर से फेस्टिवल दिवाली को यूनेस्को के सांस्कृतिक हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया है। तो यह कहाँ पर किया गया? पेरिस में किया गया है क्या, नई दिल्ली, न्यूयॉर्क और लंदन? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, अर्थात नई दिल्ली के लाल किला परिसर में आयोजित किया गया। यह पहली बार है जब भारत ने इस सत्र की मेजबानी की। इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ICH इसको कहा जाता है, और यहीं पर दिवाली को भारत के ICH लिस्ट में, यूनेस्को का ICH लिस्ट में भारत के इस त्यौहार को शामिल किया गया है। और इससे पहले 15 और त्यौहार और इस प्रकार के सांस्कृतिक उत्सव जो हैं वो शामिल हैं, जैसे कि योग शामिल है, जैसे कि वेदोच्चारण शामिल है, जैसे बुद्धिस्ट मंत्रों का उच्चारण शामिल है। ये सब कुछ यहाँ पर शामिल किया गया है।
2026 के लिए अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र एवं निर्वाचन सहायता संस्थान इंटरनेशनल IDEA क्या कहा जाता है इसको? हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द चेयर ऑफ इंटरनेशनल IDEA फॉर 2026। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र एवं निर्वाचन सहायता संस्थान का अध्यक्ष 2026 के लिए किसे चुना गया है? स्वीडन को चुना गया है, भारत को चुना गया है, दक्षिण अफ्रीका को चुना गया है, ब्राज़ील को चुना गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसमें जो है वो भारत को इसका अध्यक्ष चुना गया। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो है इंडियन चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार ने स्टॉकहोम स्वीडन में इंटरनेशनल IDEA की अध्यक्षता ग्रहण की। भारत 2026 के लिए इस वैश्विक निकाय का अध्यक्ष होगा और भारत को इस पद पर अध्यक्ष के रूप में मनोनीत किया गया है। तो इसको जरूर याद रखिएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा। इंटरनेशनल IDEA का मुख्यालय कहाँ है? उसी संस्थान का, जिस संस्थान के बारे में अभी सवाल पूछा गया, क्योंकि ज्ञानेश कुमार जो हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं वो इसके अध्यक्ष चुने गए हैं 2026 के लिए। तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में, स्वीडन स्टॉकहोम, ब्रुसेल्स बेल्जियम, न्यूयॉर्क अमेरिका। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो मुख्यालय है वो है स्वीडन स्टॉकहोम जो है वहीं पर है। इसकी स्थापना 1995 में ईस्वी में हुई थी, ये भी याद रखिएगा। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, एक क्वेश्चन से चार क्वेश्चन हम लोग निकाल रहे हैं। ओके, नेक्स्ट सवाल है कि ऑपरेशन सागर बंधु हाल ही में चलाया गया, भारत द्वारा किस देश की सहायता के लिए चलाया गया? ऑपरेशन सागर बंधु वॉज लॉन्च्ड बाय इंडिया टू असिस्ट विच कंट्री? बांग्लादेश के लिए, म्यांमार के लिए, श्रीलंका के लिए या मालदीव के लिए? चार ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑपरेशन सागर बंधु ये किसके लिए चलाया गया है? तो चक्रवात दितवाह के कारण श्रीलंका में भीषण बाढ़ और भूस्खलन के राहत पहुँचाने के लिए ऑपरेशन सागर बंधु चलाया गया, जिसमें INS विक्रांत वो अन्य जहाज़ों को उपयोग किया गया और वहाँ के लोगों को आपदा से बचाने के लिए ऑपरेशन सागर बंधु चलाया गया था। इसको जरूर याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका आंसर सी हो जाएगा, अर्थात श्रीलंका को आपदा से बचाने के लिए ऑपरेशन सागर बंधु चलाया गया था। ओके, नेक्स्ट सवाल पर चलते। चक्रवात दितवाह का नामांकन किस देश द्वारा किया गया था? भारत के द्वारा, यमन के द्वारा, श्रीलंका के द्वारा, थाईलैंड के द्वारा। चार ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ये जो चक्रवात है दितवाह उसका नामांकन किसके द्वारा किया गया था, यह पूछा जा रहा है आपसे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चक्रवात दितवाह का नामांकन यमन द्वारा किया गया था। यह हिंद महासागर क्षेत्र के चक्रवातों की नामांकन प्रणाली के तहत में यमन नामक देश के द्वारा किया गया था। और ये चक्रवात किस एरिया में आया था? तो ये इस एरिया में पूरा चक्रवात यह आया हुआ था। इस एरिया में हमारे तमिलनाडु को और श्रीलंका को बहुत भीषण स्तर पर इसने प्रभावित किया है। बहुत ही भीषण स्तर का यह चक्रवात भी था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर यमन हो जाएगा। ओके, हाल ही में यूनेस्को की मानवता के अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर ICS सूची में भारत के किस पर्व को शामिल किया गया है? छठ पूजा, ओणम, दीपावली, मकर संक्रांति पूछा जा रहा है आपसे। अभी अभी मैंने बताया आपको। और ये इस लिस्ट में शामिल होने वाला भारत की तरफ से 16वां इस प्रकार का सांस्कृतिक और त्यौहार है जिसको शामिल किया गया। इससे पहले 15 और शामिल हो चुके हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा दीपावली। 10 दिसंबर 2025 को कृपया ये तिथि भी ध्यान में रखें, क्योंकि यह पूछा जा सकता है आपसे। यूनेस्को ने दीपावली को अपनी ICH इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज सूची में शामिल किया है। यह भारत की 16वीं धरोहर है जिसे इस सूची में स्थान दिया गया है। ये भारत की 16th क्या है? तो धरोहर है जिसको इसमें स्थान दिया गया है। इसको जरूर याद रखिएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा। काशील तमिल संगमम 4.0 की थीम क्या थी? दरअसल में 2022 में इसको शुरू किया गया था, 2023 में हुआ, 2024 में हुआ और 2025 में काशील तमिल संगमम यानी कि काशी और तमिल का संगम यह आयोजित किया जाता है। यह एक प्रकार का सांस्कृतिक उत्सव है जिसमें नॉर्थ साउथ को सांस्कृतिक तौर पर एक करने के लिए इस प्रकार के उत्सव का आयोजन किया जाता है। कहाँ पर? तो अपने बहुत ही खूबसूरत से शहर बनारस में किया जाता है। क्या इसकी थीम क्या रखी गई थी? तमिल साहित्य का उत्सव, तमिल कार्यक्रम, उत्तर दक्षिण एकता, शिव विष्णु संवाद। क्या रखा गया था थीम? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इस बार का जो थीम रखा गया तमिल करकलम यानी कि
तमिल सीखो, यही इस बार का थीम रखा गया है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा 9 का काशी तमिल संगमम के चौथे संस्करण भी हो जाएगा। 2025 की थीम तमिल करकलम है, जिसका अर्थ है तमिल सीखें। इसका उद्देश्य हिंदी और तमिल भाषी लोगों के लिए भाषाई और सांस्कृतिक जुड़ाव को बढ़ाना है और इसी कारण से इसका यह थीम रखा गया है कि भाई हम लोग तमिल क्यों ना सीखें। हम इंग्लिश सीखते हैं, स्पेनिश सीखते हैं, अपने देश की सबसे पुरानी भाषाओं में से एक संस्कृत के समकक्ष यह भाषा है तमिल, जिसको हम लोग नहीं सीखते, तो हमें तमिल भी सीखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है नागालैंड के हॉर्नबिल महोत्सव का मुख्य आयोजन स्थल कौन सा था। अगर ये सवाल आ गया आपसे वीडियो में तो यकीन मानिए बहुत सारे बच्चे गलत कराएंगे, जबकि ये न्यूज़पेपर में है करंट बंधुओं, ये मैंने किसी मैगजीन से नहीं उठाया है। हमारा अपना 100% प्योर ऑर्गेनिक गर्मा गर्म वाला करंट अफेयर है, जिसमें किसी ने हाथ नहीं लगाया अभी तक। खुद ही न्यूज़पेपर डिस्कशन में हम पढ़ाते हैं और उसी का करंट अफेयर है ये। क्या मुख्य आयोजन स्थल कौन सा है? कोहिमा शहर है क्या? कोहिमा शहर था क्या? नहीं। किसामा हेरिटेज विलेज है क्या? दीमापुर है क्या? मकोंगचुंग है क्या? इसका आंसर हो जाएगा किसामा हेरिटेज विलेज, अर्थात बी आंसर हो जाएगा। हॉर्नबिल महोत्सव हर साल 1 से 10 दिसंबर तक कोहिमा के पास स्थित किसामा हेरिटेज विलेज में आयोजित किया जाता है। इसे त्योहारों का त्यौहार भी कहा जाता है और यह नागालैंड का सबसे बड़ा त्यौहार है। और यह इसलिए भी चर्चा में था क्योंकि इस बार कम लोग पार्टिसिपेट करने गए, क्योंकि केंद्र सरकार ने बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन लगा रखे थे, जबकि नागालैंड गवर्नमेंट ने सेंटर से बोला था कि कृपया रिस्ट्रिक्शंस को हटाएं, क्योंकि नागालैंड बहुत ही शांत राज्य है, यहाँ पर सभी को आने दिया जाए। ओके, नेक्स्ट सवाल है कि हॉर्नबिल महोत्सव के संदर्भ में मोरुंग क्या है? मोरुंग क्या है? ये भी एक सवाल छोटा सा पूछ लेगा प्रीलिम एग्जाम में 72 में, तो फिर आप सोचेंगे कहाँ से पूछ लिया, हमें तो कुछ पता ही नहीं है। एक प्रकार का पारंपरिक भोजन है, नागा जनजातियों का पारंपरिक युवा गृह है, एक विशेष नृत्य है, हॉर्नबिल पक्षी का नाम है। क्या होता है मोरुंग? मोरुंग किसे कहा जाता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा 11 का? ये हो जाएगा मोरुंग नागा जनजातियों के पारंपरिक शिक्षण संस्था और युवा गृह है, जहां युवा अपनी सांस्कृतिक और युद्ध कौशल को सीखते हैं। महोत्सव में प्रत्येक जनजाति अपने मोरुंग का प्रदर्शन करते हैं और इसे ही मोरुंग नाम दिया जाता है। इसका आंसर बी हो जाएगा, इसका आंसर मोरुंग हो जाएगा। ओके, संसद में वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ मनाई गई। यह गीत बंकिम चंद्र चटर्जी के किस उपन्यास से लिया गया है? जो अभी अभी संवाद हुआ है भाई, संसद भवन में भीषण स्तर पर संवाद हुआ है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि यह किस उपन्यास से लिया गया है? कपाल कुंडला, दुर्गेश नंदिनी, देवी चौधरानी, उसके बाद से आनंद मठ, कौन सा हो जाएगा? सभी को पता होगा, बहुत आसान है ये, आनंद मठ से लिया गया है, आनंद मठ से इसको लिया गया है। इसका आंसर आनंद मठ, इसका आंसर आनंद मठ हो जाएगा। 1882 में लिया गया, ये भी याद रखिएगा, 1882 भी। इसे पहली बार 1896 के कांग्रेस अधिवेशन में गाया गया था। अब यहीं पर आपके लिए एक सवाल मैं छोड़ूंगा जिसका आपको आंसर देना ही चाहिए, थोड़ा सा मेहनत कीजिए। 1896 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? बस इतना छोटा सा सवाल मैंने आपसे पूछा है, जरा इसका उत्तर तलाशने का काम कीजिएगा। विश्व असमानता रिपोर्ट 2026 के अनुसार भारत में शीर्ष 10% आबादी के पास राष्ट्रीय आय का कितना परसेंट हिस्सा? कुछ दिन पहले ये रिपोर्ट मैंने पूरा डिटेल में पढ़ाया है न्यूज़पेपर डिस्कशन में, और उसी से सवाल पूछा गया है। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड इकोनॉमिक इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2026, What percentage of national income is held by टॉप 10% पॉपुलेशन इन इंडिया? ये 2026 का रिपोर्ट है और उसी से जुड़ा हुआ यह सवाल आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए 40%, ऑप्शन बी 65%, ऑप्शन सी 58%, ऑप्शन डी 75%। इसका आंसर क्या हो जाएगा? रिपोर्ट के अनुसार भारत में शीर्ष 10% आबादी राष्ट्रीय आय का 58% हिस्सा कमाती है, जबकि निचली 50% आबादी के पास केवल देश की आय का 15% ही आता है। यानी कि अगर देश में 4 लोग रहते हैं तो 2 लोगों के पास में 100 में से 58 रुपया जा रहा है और बाकी के जो 2 लोग हैं उनके पास 100 में से 15 रुपया ही आ रहा है। ये इसमें कहा जा रहा है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 15%, 58% इसका आंसर हो जाएगा। IMF ने भारत के राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी को कौन सी ग्रेडिंग दी है? IMF ने हाल ही में भारत के राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी नेशनल अकाउंट स्टैटिक्स को कौन सी रैंकिंग दी है? A ग्रेड,
सी ग्रेड, बी ग्रेड, डी ग्रेड, इसका आंसर क्या हो जाएगा। उसने आईएमएफ ने पुराने बेस ईयर 11-12 और डेटा में देरी विसंगतियों के कारण भारत की जीडीपी को सी ग्रेड दिया है। विकसित देशों को आमतौर पर ए ग्रेड मिलता है, विकासशील में जैसे हमारे पड़ोसी चीन को बी ग्रेड मिला हुआ है स्टैटिक्स के मामले में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा। हाल ही में सोडिंजर की अर्थव्यवस्था, सोडिंजर इकोनॉमी, ये शब्द बड़ा ही प्रचलित रहा है हाल के दिनों में, जिसके तहत में पूछा जा रहा है शब्द का प्रयोग किस विरोधाभास को दर्शाने के लिए किया गया है। सोडिंजर कहा जाता है, क्वांटम मैकेनिक्स अगर आपने पढ़ा होगा तो उसमें सोडिंजर इक्वेशन पढ़ा जाता है। भौतिकी में क्वांटम मैकेनिक्स चैप्टर है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स मॉडर्न फिजिक्स का यह हिस्सा होता है, जिसमें हम लोग पढ़ते हैं सोडिंजर इक्वेशन, है ना। तो उसी के तहत में सोडिंजर अर्थव्यवस्था बहुत ज़्यादा चर्चा में था न्यूज़पेपर में, उसी से ये सवाल बनाया गया है। यह किसके लिए यह शब्द उपयोग किया गया है, तो उच्च बेरोजगारी और मुद्रास्फीति जब इकोनॉमी में दोनों कंडीशन हो, कृषि में वृद्धि और उद्योग में गिरावट, क्या इसके लिए उपयोग किया गया है, क्या निर्यात में वृद्धि और आयात में कमी, क्या इसके लिए उपयोग किया गया है, क्या सोडिंजर अर्थव्यवस्था का रियल जीडीपी में वृद्धि और नॉमिनल जीडीपी में कमी, इसके लिए उपयोग किया गया है कि भाई आपके रियल जीडीपी में तो वृद्धि हो रही है, वहीं पर नॉमिनल जीडीपी जो है बिना मुद्रास्फीति का वो कम हो रहा है। तो यानी कि एक साथ इकोनॉमी में डुअलिटी दिख रही है, विरोधाभास दिख रहा है, जो सामान्य तौर पर देखा नहीं जाता। इसको कहा गया है सोडिंजर इकोनॉमी, इसको कहा जाता है सोडिंजर इकोनॉमी, याद रखिएगा। सोडिंजर अर्थव्यवस्था, यह दरअसल में क्रिटिसिज्म करने वाले लोगों के द्वारा इस टर्मिनोलॉजी का उपयोग किया जाता है। इसका आंसर डी हो जाएगा। डीपीआईआईटी द्वारा जारी वर्किंग पेपर में एआई कंपनियों के लिए क्या प्रमुख प्रस्ताव रखा गया है। डीपीआईआईटी ने हाल ही में एआई वर्किंग पेपर जारी किया है, जिसमें क्या कहा गया है, कल का ही न्यूज़ है ये। इसमें क्या कहा गया है, तो क्रिएटर्स को रॉयल्टी का भुगतान करना पड़ेगा। कोई भी क्रिएटर हैं उनको रॉयल्टी का भुगतान करना पड़ेगा। दुनिया का कोई भी एआई कंपनी है, अगर वो भारत के किसी भी क्रिएटर, आइदर वो कोई सिंगर हैं, कोई मूवी मेकर हैं, कोई बुक के लेखक हैं, कोई आर्टिकल लिखने वाले व्यक्ति हैं, किसी ने कुछ आर्ट कुछ नया बनाया है, कोई भी है क्रिएटर जिन्होंने अपना कुछ भौतिक चीज़, मूल चीज़ बनाया है, ओरिजिनल कंटेंट क्रिएट किया है। जैसे ये जो करंट अफेयर है ये हमारा अपना है, इसमें हमने किसी से कुछ नहीं लिया है, न्यूज़पेपर पढ़ के उससे कंटेंट बना है और उससे यह करंट बना है। तो ये हमारा क्या हो गया, ओरिजिनल कंटेंट हो गया। तो इसका अगर कोई एआई उपयोग करता है तो उस एआई को हमारा नाम बताना पड़ेगा कि हाँ उस चैनल का यह कंटेंट है जिसका हम उपयोग कर रहे हैं, और हमें रॉयल्टी भी देनी पड़ेगी। अगर वो हमारे कंटेंट के ज़रिए कुछ मोनेटाइज करता है, उससे पैसे कमाता है, तो उसमें से कुछ हिस्सा उस क्रिएटर को देना ही पड़ेगा। यही कहा गया है डीपीआईआईटी के द्वारा। तो इसका आंसर ए हो जाएगा बंधुओं। डीपीआईआईटी ने प्रस्ताव दिया कि एआई कंपनियों को कॉपीराइट सामग्री, टेक्स्ट, इमेज, म्यूजिक का उपयोग करके अपने मॉडल को ट्रेन करने के लिए मूल क्रिएटर को, जो वास्तविक रूप से जिसने पहली बार उस कंटेंट को बनाया था, उसको कुछ रॉयल्टी देना पड़ेगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है। सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए कौन सा देश भारत में रोड शो आयोजित कर रहा है। सर्कुलर इकोनॉमी यानी कि ऐसी इकोनॉमी जिसमें संसाधन जो है वो क्या हो रहे हों, रीयूज हो रहे हो उनके। जैसे एक लोहे का उपयोग करके अगर कोई बर्तन बनाया गया है मान लीजिए, और उसका जब उपयोग हो गया तो आपने उसको फेंक दिया, तो ये क्या हो गया, वेस्ट हो गया। वहीं पर उसको फिर से पिघला करके कुछ नया बना करके हम उपयोग कर लेंगे तो इसको सर्कुलर इकोनॉमी कहा जाएगा। ऐसा इकोनॉमी जिसमें रीयूज बहुत होता है। बढ़ावा देने के लिए कौन सा देश ऐसा है जो भारत में रोड शो को आयोजित करेगा। मुंबई में करेगा ये जापान, फिनलैंड, जर्मनी, नॉर्वे। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी। फिनलैंड ने यह बोला है कि हम भारत में वर्ल्ड सर्कुलर इकोनॉमी 2026 का भागीदार है और भारत में सर्कुलर इकोनॉमी के प्रति जागरूकता और निवेश बढ़ाने के लिए रोड शो आयोजित किया जाएगा। फिनलैंड ने ऐसा कहा है। ओके, ये 2026 बैठक होगी भारत में। वर्ल्ड सर्कुलर इकोनॉमिक फोरम 2026 की बैठक भारत में प्रस्तावित है और इसमें फिनलैंड हमारा भागीदार देश है। लक्षद्वीप के किस द्वीप पर नौसेना की नई टुकड़ी नेवल डिटैचमेंट स्थापित की जा रही है। लक्षद्वीप के किस द्वीप पर नौसेना की नई टुकड़ी स्थापित की जा रही है। एक सप्ताह पहले ही हमने इसको पढ़ा है। बित्रा द्वीप नाम है इसका, कवरत्ती द्वीप है, अगत्ती द्वीप है, मिनिकॉय है। कौन सा द्वीप है यह, इसका आंसर क्या हो जाएगा। लक्षद्वीप किधर है भाई,
अगर ये भी नहीं पता होगा तो कैसे भाई सत्यानाश हो जाएगा फिर तो। इधर है लक्षद्वीप, अरब सागर में है लक्षद्वीप, और यहाँ पर है अंडमान एंड निकोबार। ये भारत के बहुत ही खूबसूरत से आइलैंड हैं, मतलब दुनिया के सबसे सुंदर आइलैंड में से ये सब आते हैं। और जब आप नौकरी चाकरी ले लीजिएगा, पैसा वैसा कमा के फिर जाइएगा घूमने, बहुत सुंदर सुंदर जगह हैं ये सब। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या है, कौन सा द्वीप पर यह नेवल हमारा बनाया जा रहा है बेस, तो यह बित्रा द्वीप है। इसका आंसर ए हो जाएगा। लक्षद्वीप में अपनी रणनीतिक उपस्थिति को मजबूत करने के लिए भारतीय नौसेना बित्रा द्वीप पर एक नई टुकड़ी स्थापित कर रही है। इसका आंसर ए हो जाएगा। वैसे बिहार सरकार भी पूरा देश घुमाती है। जो आपका सिलेक्शन होगा तो सिलेक्शन के बाद जब बीपार्ड में जाएंगे तो पूरा देश फिर भ्रमित करवाएगा, पूरा देश का आपका टूर होगा अलग अलग ग्रुप में। तो अगर आपके ग्रुप को भेजा गया लक्षद्वीप वगैरह तो वहाँ पर ले जाएंगे, और अगर आपके ग्रुप में लक्षद्वीप जाना नहीं आया तब तो नहीं जा पाएंगे। ग्रुप वाइज होता है वो। इसका आंसर ए हो जाएगा। लक्षद्वीप में वायुसेना द्वारा नया एयरबेस कहाँ बनाया जा रहा है? अब वायुसेना द्वारा, वो था नेवल जो नेवी है हमारी उसके द्वारा, अब ये क्या है एयरफोर्स के द्वारा। कवरत्ती, कल्पेनी, मिनिकॉय, एंड्रोंथ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी। मिनिकॉय द्वीप जो 9 डिग्री चैनल के करीब है, रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है, वहाँ वायुसेना एक नया एयरबेस और एयरफील्ड विकसित कर रही है। इसका आंसर सी हो जाएगा। 9 डिग्री चैनल किसे अलग करता है बंधुओं? भारत और श्रीलंका को, अंडमान और निकोबार को, मालदीव और मिनिकॉय को, लक्षद्वीप और मिनिकॉय को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी। 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप के मुख्य द्वीप समूह को दक्षिण में स्थित मिनिकॉय द्वीप से अलग करता है। यह एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग मार्ग भी है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर डी हो जाएगा। हाल ही में उद्घाटित श्योक सुरंग किस क्षेत्र में स्थित है? श्योक टनल के बारे में मैंने पढ़ाया था। हमारे गृह मंत्री महोदय राजनाथ सिंह जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। उस दौरान मैंने आपको ये भी पढ़ाया था कि बहुत ही महत्वपूर्ण जगह पर यह बनाया गया है, और मैंने ये भी बोला था कि ये हिमालय के किस एरिया में, किस राज्य में, कहाँ पर बनाया गया, ये हर चीज़ आपको पता होना चाहिए। ठीक है। पूर्वी लद्दाख, सिक्किम, अरुणाचल, उत्तराखंड। इसका आंसर क्या हो जाएगा? श्योक नदी भी है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए, पूर्वी लद्दाख। रक्षा मंत्री ने पूर्वी लद्दाख में श्योक सुरंग का उद्घाटन किया। यह रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण दौलत बेग ओल्डी रोड पर स्थित है। यह सभी मौसम में कनेक्टिविटी को सुनिश्चित करेगा। ऑल वेदर रोड इसको कहा जाता है, ऑल वेदर इंफ्रास्ट्रक्चर। ये हाल के दिनों में सरकार के द्वारा इसको प्रमोट किया जा रहा है। जैसे बिहार में भी ऑल वेदर रोड बने हैं। बाढ़ वाले इलाकों में कभी आप गए हैं क्या? वहाँ पर सड़क इतने ऊंचे होते हैं कि उस पर चढ़ने के लिए बहुत दूर से सड़क बनाई जाती है। तो ये ऑल वेदर सड़क होते हैं, जो कितना भी बाढ़ आ जाए वो सड़क नहीं डूबेगी। वैसे ही ये भी है, कितना भी बर्फ़बारी हो जाए, कितना भी बारिश हो जाए, कुछ भी हो जाए, उस एरिया में यह सड़क बाधित नहीं हो पाएगी। इसीलिए इसको ऑल वेदर सड़क कहा जाता है। ओके। डीजीपी आईजीपी सम्मेलन 2025 में चर्चा में रहे नेट ग्रिड का प्राथमिक कार्य क्या है? नेट ग्रिड के बारे में तो मैं बताऊंगा ही, लेकिन आप मुझे बताएंगे कि डीजीपी और आईजीपी का सम्मेलन 2025 कहाँ पर हुआ है, और इसमें हमारे प्रधानमंत्री जी ने भाग लिया है। इसीलिए सवाल पूछा जा सकता है आपसे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? नेट ग्रिड का प्राथमिक कार्य क्या है? तो नेट ग्रिड का प्राथमिक कार्य है रियल टाइम खुफिया जानकारी को साझा करने के लिए एक क्लाउड बेस्ड सिस्टम मुहैया करवाना। यही है नेट ग्रिड का काम। नेट ग्रिड नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड एक एकीकृत खुफिया ग्रिड है जो 21 एजेंसी, बैंक, रेलवे, टैक्स आदि के डेटाबेस को जोड़ता है, ताकि संदिग्धों को रियल टाइम में ट्रैक किया जा सके और संदिग्ध के बारे में इंटेलिजेंस को भी शेयर किया जा सके। ओके। संचार साथी पोर्टल का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? बहुत चर्चा में रहा था संचार साथी। भाई सब लोगों ने संचार साथी डाउनलोड कर लिया, इतना चर्चा में आ गया, तो जो डाउनलोड नहीं करना था वही कर लिया। मुफ्त इंटरनेट के लिए, 5G विस्तार के लिए, आधार लिंक करने के लिए, खोए फ़ोन को ट्रैक करने के लिए, ब्लॉक करने के लिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 26 का? इसका आंसर हो जाएगा डी। यह DOT डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम का संचार साथी पोर्टल नागरिकों को अपने खोए हुए मोबाइल फ़ोन को ब्लॉक करने, ट्रैक करने, अपने नाम पर जारी फर्जी सिम कार्ड की जांच करने की सुविधा देता है। इसका आंसर डी हो जाएगा। दूरसंचार विभाग ने स्मार्टफोन निर्माताओं को संचार साथी ऐप के बारे में क्या निर्देश दिया है? तो उन्होंने निर्देश दिया था, हालांकि इस निर्देश को वापस ले लिया गया है कि प्री इंस्टॉल करना पड़ेगा, इसलिए इस सवाल को हम लोग स्किप कर रहे हैं। पहले उन्होंने निर्देश जारी किया था कि आपको प्री इंस्टॉल करके ही फ़ोन देना पड़ेगा, और या इसको आप हटा भी नहीं सकते हैं। मार्च 2026 से इसको लागू किया जाना था, लेकिन लोगों के विरोध के फलस्वरूप इस फैसले को वापस ले लिया है केंद्र सरकार ने।
NAP AMR 2.0 2529 किस दृष्टिकोण पर आधारित है? क्या है इसका फुल फॉर्म क्या है? तो नेशनल एक्शन प्लान फॉर, क्या बोला था इसको, एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस, यानी कि एंटीबायोटिक और एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस को लेकर के नेशनल एक्शन प्लान हाल ही में हेल्थ मिनिस्टर JP नड्डा जी के द्वारा इसको जारी किया गया था। ये पूरा नेशनल एक्शन प्लान है जो अगले 5 वर्ष 2025 से लेकर के 2029 तक के लिए पूरा कार्य योजना तैयार किया गया है। ठीक है, तो इसी को जारी किया गया। इसमें पूछा जा रहा है आपसे कि किस दृष्टिकोण पर आधारित है। इसको कहा जाता है वन हेल्थ दृष्टिकोण कहा जाता है। इसको C हो जाएगा। वन हेल्थ का क्या मतलब है? वन हेल्थ का भारत सरकार के अनुसार और यही मतलब भी होता है कि हेल्थ का मतलब ये नहीं होता है कि आप केवल दवाइयों पर निर्भर रहें, बल्कि खान पान, रहन सहन, हम क्या खाते पीते हैं, हमारा पर्यावरण कैसा है, इन सभी का ध्यान जब हम रखेंगे तब जाके हम वन हेल्थ की तरफ में बढ़ पाएंगे। यानी कि इन सभी चीज़ों की स्वच्छता आवश्यक है, तभी जाके हम लोगों के हेल्थ को सही कर पाएंगे। और JP नड्डा जी ने जो प्लान बनाया वो दिल्ली में बैठकर बनाया, जहां पर पर्यावरण में 400 AQI विद्यमान है। तो आप खुद ही समझ सकते हैं, इसका आंसर C हो जाएगा। भारत में AMR एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस के संदर्भ में किस बैक्टीरिया में 30% से अधिक प्रतिरोध देखा गया है? E. कोलाई बैक्टीरिया, साल्मोनेला बैक्टीरिया, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया या ये वीब्रियो बैक्टीरिया। मतलब कि इस बैक्टीरिया में 30% रेसिस्टेंस, यानी कि इस पर अब दवाई जल्दी काम नहीं करता है। ये जो माइक्रोब है ये खुद को डेवलप कर रहा है। ये दवाइयों को खा करके, जब हम दवाई खाते हैं इसको मारने के लिए, धीरे धीरे खुद को अपग्रेड कर रहा है। अब इस पर वो दवाइयाँ काम नहीं कर रही हैं। तो कौन सा ऐसा है भाई? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा A, अर्थात E. कोलाई जो बैक्टीरिया है, अब यह इस 30% तक इसने रेसिस्टेंस को हासिल कर लिया है, जो एक चिंताजनक स्थिति है। इसका आंसर A हो जाएगा। ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस के संदर्भ में न्यूरो राइट्स का क्या अर्थ है? ये मैंने पढ़ाया था। इसको तकनीक को कहा जाता है न्यूरो टेक्नोलॉजी। न्यूरो का मतलब होता है हमारा नर्वस सिस्टम, हमारा नर्व्स, हमारा न्यूरॉन्स, ठीक है, जिसके जरिए हमारे मस्तिष्क में संवाद होते हैं। तो अगर हम उन न्यूरॉन्स के संवाद को सेंसर के माध्यम से किसी कंप्यूटर या किसी लैपटॉप के इंटरफेस पर दिखा सकें, उसके स्क्रीन पर दिखा सकें, इसी तकनीक को कहा जाता है न्यूरो टेक्नोलॉजी। ठीक है, कि मस्तिष्क के संचार जो हो रहा है हमारे मस्तिष्क में, उन सिग्नल्स को सेंसर्स के द्वारा हम लोग एनालाइज करके जो आउटपुट हासिल करते हैं उसको कहा जाता है न्यूरो टेक्नोलॉजी। अब इसी में न्यूरो राइट शब्द एक बहुत ही प्रचलित हो रहा है। क्या इसका मतलब है? मस्तिष्क शल्य चिकित्सा का अधिकार, मुफ्त न्यूरोलॉजी का अधिकार, इंटरनेट का अधिकार, मानसिक डेटा की गोपनीयता का अधिकार, द राइट टू मेंटल डेटा प्राइवेसी, ये कंसर्न इसमें जाहिर किया गया। इसका आंसर D हो जाएगा। आप मुझे बताइएगा कि BPSC के लिए कहाँ पर आपको इस तरह के शानदार MCQ मिलते हैं। इसका आंसर D हो जाएगा। न्यूरोलॉजी के विकास के साथ में न्यूरो राइट्स का उद्देश्य व्यक्ति के मस्तिष्क डेटा, विचार, यादों की गोपनीयता, मानसिक अखंडता को बाहरी हस्तक्षेप से बचाने के लिए इसको इस टर्म गढ़ा गया, जिसको कहा जा रहा है क्या? न्यूरो राइट्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। देखिए अगला क्या है। 1 मिनट, अगला नए वाले स्लाइड में है, उसके कुछ क्वेश्चन करवा देता हूँ। यहाँ से 31 से और 60 तक इसमें सवाल है कि WHO ने मोटापे को किस रूप में वर्गीकृत किया है? हाल ही में WHO ने मोटापे को किस रूप में वर्गीकृत किया है? जीवन शैली का विकास, पहला ऑप्शन है। दूसरा है कॉस्मेटिक समस्या, वैश्विक स्वास्थ्य संकट, अनुवांशिक विकार। तो इसका आंसर हो जाएगा C। उसने ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी के रूप में इसको घोषित किया है। वैश्विक स्वास्थ्य संकट का नाम दिया है, ग्लोबल हेल्थ क्राइसिस, इमरजेंसी नहीं, ग्लोबल हेल्थ क्राइसिस का नाम दिया है। क्रोनिक डिजीज इसको कहा गया है, दीर्घकालिक एक समस्या के रूप में इसको चिन्हित किया गया है। GLP-1, ये WHO के द्वारा इस दवाई को बताया गया कि आप इस दवा को उपयोग कर सकते हैं मोटापे के उपचार के लिए। ये दवा खाने से होता क्या है बंधुओं, कि आपको भूख ही नहीं लगेगा। आपने देखें कुछ एक्टर एक्ट्रेस को जो अचानक से आपको बहुत पतले दिखते हैं, तो वो इसी दवा के माध्यम से संभव हो पाता है। वो कोई जिम जाके पतले नहीं हुए हैं, है ना। हालांकि वो जिम की फ़ोटो डाल देते हैं ताकि लोग बेवकूफ़ बने, लोगों का पैसा खर्च हो, लेकिन वो दवाई खा कर पतले होते हैं, है ना। क्या कराए थे इसको? ग्लूकागॉन लाइक पेप्टाइड 1 दवाओं का उपयोग मुख्य रूप से किसके उपचार में किया जाता है? तो GLP-1 दवा का उपचार जो है उपयोग मुख्यतः मोटापा और टाइप 2 मधुमेह के लिए किया जाता है। इसका आंसर B हो जाएगा। इसका आंसर B हो जाएगा।
GLP-1 दवाएं जैसे कि सेमाग्लूटाइड इंसुलिन उत्पादन बढ़ाती है और भूख को कम करती है। इंसुलिन का मतलब हमारे रक्त में शर्करा को पाचन के लिए इंसुलिन का उपयोग किया जाता है। इंसुलिन का सिक्रेशन बढ़ जाता है जिससे मधुमेह भी नहीं होगा और आपको भूख भी नहीं लगेगा। जब आपको भूख ही नहीं लगेगा तो आप खाएं ना खाएं कोई फर्क नहीं पड़ रहा शरीर को। इससे क्या होता है, वजन अचानक से कम हो जाता है। लेकिन लॉन्ग टर्म में इसके उपयोग को पर क्या असर पड़ेगा इंसानों पर, क्या साइड इफ़ेक्ट होगा, इसके बारे में कोई भी रिसर्च अभी तक मौजूद ही नहीं है। ठीक है, इसका आंसर बी हो जाएगा। WHO ने GLP-1 दवाओं के उपयोग को किसके लिए प्रतिबंधित व अनुशंसित किया है कि भाई इसका उपयोग ना करें, रिकमेंडेड एंड रिस्ट्रिक्टेड ये पूछा जा रहा है, प्रतिबंधित किया गया है। इसका आंसर क्या होगा, नॉट रिकमेंडेड है। बुजुर्गों के लिए, गर्भवती महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए, किशोरों के लिए, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो है क्या, बी हो जाएगा। सुरक्षा डेटा की कमी कारण WHO ने गर्भवती महिलाओं वजन घटाने के लिए GLP-1 दवाओं के उपयोग की सिफारिश नहीं की है अभी। इसका आंसर बी हो जाएगा। डॉक्टर टेसी थॉमस जिन्हें हाल ही में सम्मानित किया गया किस नाम से प्रसिद्ध हैं, तो रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया, मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया, स्पेस वुमेन ऑफ इंडिया, सैटेलाइट वुमेन ऑफ इंडिया। तो इनको मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया का नाम दिया जाता है। डॉक्टर टेली थॉमस अग्नि 4 के प्रोजेक्ट डायरेक्टर को मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया कहा जाता है। उन्हें हाल ही में पॉलोस मार गेग्रियस पुरस्कार से दिल्ली में सम्मानित किया गया। इसका आंसर बी हो जाएगा। निश्चित तौर पर इसको याद रखिएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया कहा जाता है। संविधान के अनुच्छेद 20(3) के तहत सुप्रीम कोर्ट ने नार्को टेस्ट के बारे में क्या कहा है कि कैन डू एनी टाइम, फोर्स टेस्ट इज़ इलीगल, क्या उसने ये कहा है क्या, मुख्य सबूत के तौर पर माना है क्या, ओनली इन टेररिज्म उपयोग करने के लिए कहा है क्या। नार्को टेस्ट जो होता है इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप इलीगल तरीके से इसका उपयोग नहीं कर सकते और इसके बारे में पटना हाई कोर्ट के फैसले को रद्द घोषित किया गया है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। आर्टिकल 20(3) का उल्लंघन कहा जाता है। 20(3) का उल्लंघन का मतलब किसी भी व्यक्ति को अपने खिलाफ साक्ष्य देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। यही आर्टिकल 20(3), इसको ज़रूर याद रखिएगा। ये मैंने कल के न्यूज़पेपर डिस्कशन में करवाया बंधुओं। आज 13 है, कल मैंने 12 को इसको करवाया था। कैसा लगा है वीडियो ज़रूर ही बताइएगा। थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए। ओके।